और आज दूसरी यूनिट यानी शोध क्षमता पे बात करेंगे। इस पे क्या बात करनी है और किस प्रारूप में आपसे हम बात करेंगे, जो पैटर्न होगा उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो सीधा हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है। रिसर्च एप्टीट्यूड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये विषय के आपके नाम भी है। विषय का नाम ही क्या है? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो जिसमें हम टीचिंग पढ़ चुके हैं, रिसर्च पे बात कर रहे हैं। इसको हिंदी में लिखते हैं शोध अभिक्षमता, शोध या अनुसंधान लिखते हैं, अनुसंधान अभिक्षमता। ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शोध का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी रिसर्च, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का मतलब हुआ खोजना, अर्थात बार बार किसी चीज़ को अगर खोजा जाए तो बार बार खोजना। अगर बार बार आप किसी चीज़ को खोजते हैं तो उसी का नाम क्या है? रिसर्च। रिसर्च और सर्च में यही अंतर होता है कि सर्च में चीज़ें पहले से खोजी नहीं गई हैं, तब आप कोई चीज़ खोज लेते हैं तो फिर क्या कहलाएगा? आपने सर्च किया है, ढूंढा है। लेकिन पहले से जो चीज़ें ढूंढ के रखी गई हैं कहीं ना कहीं, यदि आप उसमें कुछ खोज करते हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा? रिसर्च कहलाएगा। ठीक है। अब अगर बार बार खोजना रिसर्च है, ठीक है, तो बार बार खोजना रिसर्च है तो फिर बार बार खोजने की जो क्षमता है इसको क्या बोलेंगे? यही तो है एप्टीट्यूड। अगर इसको खोजने की क्षमता है तो फिर इसी को क्या बोलेंगे? शोध अभिक्षमता। यही आपका चैप्टर है आज का जो आपको पढ़ना है। ठीक है। तो फिर अब देख लेते हैं थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में कि इसकी परिभाषा के तौर पे आप क्या लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई कि रिसर्च का अर्थ हो गया बार बार खोजना, दो शब्दों से मिलकर बनता है। और अगर खोजने की क्षमता आपके अंदर आ गई तो फिर इसी को बोलेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब होता है कि आपके अंदर की क्षमता, और जो पहला शब्द जुड़ा है वो उस फील्ड को दर्शाता है कि जिस फील्ड में आपके अंदर की क्षमता को जानना है। ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में देखा जाए रिसर्च एप्टीट्यूड को, तो क्या होगा? किसी भी क्षेत्र में, परिभाषा के तौर पे आप लिख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में क्या करना है? नए तथ्यों की खोज करना। ध्यान रहे, नए तथ्यों की खोज करना पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि नए तथ्यों को विकसित करना या नए तथ्यों का विकास करना, नए तथ्यों का विकास करना। तीसरी बात क्या है इसमें? पहले से जो तथ्य हैं आपके पास, पहले से जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, उस जानकारी में क्या करना? संशोधन करना। पहले से विद्यमान जानकारी में संशोधन करना। संशोधन करने की व्यवस्थित प्रयास, क्या? व्यवस्थित प्रयास क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। ध्यान रहे, व्यवस्थित प्रयास। ऐसा ना होने पाए कि उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप यूं ही कभी भी कुछ भी कर लिए, कुछ पता नहीं। एक्सीडेंटली कोई घटना नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक नियोजित और एक प्लानिंग के साथ में जब आप किसी का इन तीनों कार्यों को जब आप करते हैं, इन तीनों कार्यों को, तो फिर ये कहलाता है क्या? अनुसंधान कहलाता है। ठीक है। ध्यान रहे कि ये तीन काम आपको उसमें करना होता है रिसर्च में, और इन्हीं तीनों कार्य को हम फोकस करके पूरे यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपने जाना कि अनुसंधान शब्द जो है, रिसर्च जो है, उसका क्या अर्थ है, और ये अंग्रेजी शब्द रिसर्च का रूपांतरण है अनुसंधान या शोध। दो शब्दों से मिलकर बनता है, री एंड सर्च। री का मतलब हो गया बार बार और सर्च का मतलब हो गया खोजना, अर्थात बार बार खोजना ही क्या है? अनुसंधान है। और यही अगर ये खोजने की जो क्षमता है उसको अभिक्षमता बोलते हैं। अब अभिक्षमता ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपकी क्षमताओं को डेवलप करना है। जो रिसर्चर है उसकी क्षमता होनी चाहिए। तो एनटीए कहता है कि शोध करना आज एज ए स्टूडेंट आपकी ज़रूरत है, एज ए टीचर भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो
इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं अगर देखी जाए तो अनुसंधान द्वारा और क्या होता है, नए तथ्यों को हम ढूंढ निकालते हैं। अनुसंधान जो है उसको कई शब्दों से जाना जाता है, जैसे शोध है, अन्वेषण है, इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। शोध, अन्वेषण, गवेषणा, ये शब्द ये किताब में आपके कहीं मिल जाएगा, KPS मदान में शायद मैंने इसको देखा था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और भी शब्द हैं जैसे मीमांसा, अनुशीलन, मीमांसा, अनुशीलन, या इसी को एक शब्द से और जानते हैं, आलोचना, रिसर्च, आदि नामों से जाना जाता है। एक शब्द ये भी जुड़ गया, आदि, इसका मतलब कि इसके और भी नाम हो सकते हैं, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि पेपर में इनमें से कोई नाम दे दे। अब गवेषणा एक ऐसा नाम है जो मैंने भी पहली बार सुना था, देखा था। मीमांसा, अनुशीलन या आलोचना, ये तो बात समझ में आती है कि एक लंबे समय के अध्ययन और अध्यापन के कार्य में ये नज़र आ ही जाता है कहीं ना कहीं। आलोचना आमतौर पे आपने देखा होगा कि किसी सिद्धांत या किसी भी में आप कमियां निकालने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब कमियां निकाली जाती हैं। तो रिसर्च में क्या होता है कि आप कमियां नहीं निकालोगे तो फिर आप क्या नया लेकर आओगे। आप मान लीजिए कोई थियरी है, अगर आप उसमें संशोधन करना है तो संशोधन करना तो रिसर्च हो गया, लेकिन आप संशोधन करेंगे किस चीज़ का, सबसे पहले उसमें कमियां जाननी होंगी। तो इस संदर्भ में भी इसको आलोचना शब्द से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुसंधान को और भी एक दो परिभाषाएं इसकी हैं, जैसे एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा गया कि क्या है ये, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, या नाम दे करके, एडवांस डिक्शनरी के अनुसार। इसने जो अनुसंधान की परिभाषा बताई वो ये कि अनुसंधान यानी शोध या फिर रिसर्च विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए, विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए नए तथ्यों की खोज के लिए की जाने वाली जांच, जांच मतलब इंक्वायरी जो होती है, नए तथ्यों की खोज के लिए जो जांच की जाती है उसे क्या कहते हैं, अनुसंधान, की जाने वाली जांच अनुसंधान कहलाती है। यानी जब आप किसी तथ्य को खोजने के लिए निकलते हैं, कोई जानकारी आप ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये पहला कदम ही होता है ना कि आप शुरुआत ही करते हैं जांच परख से। जो आपके पास जानकारी है उसकी पहले जांच करते हैं और फिर उससे संबंधित और भी तथ्यों की जांच परख आप करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको करना होता है, और इसीलिए एडवांस लर्नर्स जो डिक्शनरी है उसमें अनुसंधान की ये परिभाषा बताई गई कि विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए जो जांच परख की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, जो उसी को अनुसंधान या शोध या रिसर्च की संज्ञा दी गई, ठीक है। एक परिभाषा और देख लेते हैं, JW क्रॉसवेल ने, ये भी नाम महत्वपूर्ण है, JW क्रॉसवेल, इन्होंने भी परिभाषा इसकी दी है, और इनके अनुसार शोध किसी विषय के बारे में, शोध किसी विषय के बारे में क्या है, जानकारी को एकत्रित करने, जानकारी को एकत्रित करने एवं उस जानकारी का क्या करना है, विश्लेषण करने की प्रक्रिया, एवं विश्लेषण करने की प्रक्रिया शोध कहलाती है। विश्लेषण करने की प्रक्रिया रिसर्च या शोध कहलाती है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि नाम आ जाता है कभी कभी कि इनके अनुसार शोध क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे ये गलती ना होने पाए, इन्हें नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं कि अनुसंधान के उद्देश्य क्या। अगर बात की जाए उद्देश्य यानी शोध के उद्देश्य कह सकते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि नए तथ्यों की खोज करना या नए तथ्यों को खोजना, नए तथ्यों को खोजना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या,
कि डिस्कवर ऑफ न्यू फैक्ट, डिस्कवर ऑफ न्यू फैक्ट। फिर दूसरा उद्देश्य, यानी आप कोई जानकारी, आप नई जानकारी खोज कर लेकर आते हैं इसके माध्यम से। दूसरा है नए तथ्यों का विकास, खोज करना, नए तथ्यों का विकास करना, ठीक। ज्ञान का परिमार्जन, यानी जो जानकारी आपके पास पहले से है उसमें क्या करना, संशोधन करना, या सिद्धांत है अगर कोई नियम है तो उसमें उनकी कमियों को दूर करना या संशोधन करना। तो पहले से प्राप्त जानकारी का या पहले से जो जानकारी है उसका संशोधन करना, जानकारी में संशोधन, इसका एक उद्देश्य ये होता है। सामान्य मुद्दों का विश्लेषण और उनका अन्वेषण करना, भाई रिसर्च का ये भी एक उद्देश्य है कि जो सामान्य मुद्दे हैं उनका क्या करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब हो गया कि उन मुद्दों के हर पहलू को अच्छे से जानना समझना, ठीक है, उनका पोस्टमार्टम करना कह सकते हैं। सामान्य मुद्दों का विश्लेषण, ये भी एक उद्देश्य होता है किसका, शोध का। एक नई प्रक्रिया या एक नई प्रणाली का विकास करना, वो क्या होता है अभी बता रहे हैं आपको। एक नई प्रक्रिया का विकास करना, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई कार्य ऐसा है जिसको करने के दो तरीके हैं, तो फिर आप किसी तीसरे तरीके को ढूंढ कर लेकर आए जो और आसान हो, और व्यवस्थित हो, और बेहतर हो, ठीक। जैसे मैं कहता हूँ कि टीचिंग का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो बोला जाए उसको यहाँ पे लिखा जाए, लेकिन एक अच्छा तरीका और निकल कर आया कि यहाँ पहले से ही लिखा हो तो टाइम बचेगा, और वो थोड़ा सा कलरफुल हो, विजिबिलिटी अच्छी हो, जैसे आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं। तो ये अगर इस तरीके से आप नए नए तरीकों को खोज कर लेकर आएँ, या एक प्रक्रिया, एक प्रणाली, एक सिस्टम का डेवलपमेंट आप कर दें, तो फिर वो क्या होगा, नई प्रक्रिया का खोज या फिर नई प्रक्रिया या प्रणाली का विकास होता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका है वो है समस्या समाधान करना, समस्या का समाधान करना। सबसे महत्वपूर्ण, शोध का मतलब हो गया कि जब तक आप किसी समस्या को पूरी तरह से समाधान नहीं कर रहे हैं तो आपका शोध बेकार है। और यही सबसे मुख्य चीज़ है इसमें कि जो कोई समस्या होती है, फिर चाहे वो क्लासरूम में हो, किसी बच्चे की समस्या हो, या फिर आप समाज की समस्याएं देख लें, देश की समस्याएं देख लें, बहुत सारी समस्याएं हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, सोसाइटी की बात हो, जनसंख्या की समस्याएं हैं। तो जिस विषय पे आप शोध कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पे आप कर रहे हैं शोध, पॉल्यूशन से संबंधित कोई समस्या पहले आपने निर्धारित किया होगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है और इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें रिसर्च करना है। भाई जिसमें कहीं कोई समस्या नहीं, उस पर आप रिसर्च क्या करोगे। जहाँ समस्याएं हैं वहीं पे तो आपको खोजबीन करना है, वहीं पे तो आपको खोजना है। तो समस्या जो है उसका समाधान भी तो होना चाहिए आपकी खोज से, तभी तो आपका रिसर्च कंप्लीट होगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, समस्या का समाधान करना, ठीक है। इसी तरह से एक उद्देश्य और है, किसी विशेष स्थिति का सही सही वर्णन करना भी शोध का या रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। किसी विशेष स्थिति या घटना का, विशेष स्थिति का सही वर्णन करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं रिसर्च के। यानी अब शोध के माध्यम से इन्हीं सारे कार्यों को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। अनुसंधान या शोध की विशेषताएं, देखिए अनुसंधान की जो प्रक्रिया होती है वो वैज्ञानिक, व्यक्तिगत और सुनियोजित होती है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब स्टेप बाय स्टेप आप वर्क करते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में काम करते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से जो काम करते हैं। वही रिसर्च में आप एक चरण बाय चरण आप कह सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है, और उसका एक क्रम होता है जिस क्रम में आप अपने रिसर्च को पूरा करते हैं। तो शोध जो होता है वो क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि जहाँ चीज़ें व्यवस्थित हों, सुगठित हों, संगठित हों, वहीं पे वो वैज्ञानिकता हो जाती है, जिसका शुरुआत हो और एक अंत हो,
बीच के कुछ चरण हो, वो वैज्ञानिकता है। लेकिन जो बातें शुरुआत कहीं से हो रही हैं, अंत कहीं हो रहा है, बीच में किसी और बात को किया जा रहा है, तो वो वैज्ञानिक बातें नहीं होती हैं। तो जो शोध की प्रक्रिया होती है वो क्रमबद्ध तरीके से होती है, व्यवस्थित होती है, इसलिए ये क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि रिसर्च पार्टिकुलर पर्सन करता है, आप रिसर्च स्कॉलर आप हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पे सामूहिक रिसर्च होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत ही होता है। कोई नाम होता है जिस कैंडिडेट को ये सौंपी गई है जिम्मेदारी, वो उससे पूरा करेगा, ठीक है। वो उस कार्य को करने के लिए अपनी एक टीम बना सकता है, लेकिन वो कार्य उसी के नाम से जाना जाएगा। तो जो रिसर्च होता है वो किसी पर्सन विशेष होता है, यानी व्यक्तिगत होता है, सुनियोजित होता है। इसका अर्थ ये होगा कि ये पहले से पूरा का पूरा एक प्रारूप या फिर एक बढ़िया से इसकी संरचना तैयार कर ली जाती है कि कैसे कैसे हमको क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। एक फॉर्मेट आपके पास पहले से मौजूद होता है और उसी फॉर्मेट पे आप शोध करना शुरू करते हैं। उस फॉर्मेट की बात हम आगे करेंगे। ये तो हो गई बात। अगली विशेषता की बात करें तो शोध से नए ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। आप एज ए स्टूडेंट आप देख लें, जब कभी आपको होमवर्क मिलता है कि जाके कोई चीज़ रिसर्च करने के लिए, जैसे मैपिंग वगैरह में खूब ठीक ठाक मिलता है होमवर्क इस तरीके का कि जाके ये पहाड़ियाँ ढूंढिएगा, ये झीलें ढूंढिए, नदियाँ ढूंढिए। तो जब आप खोज करते हैं उनके लिए आप जब रिसर्च करते हैं, एटलस उठा करके चीज़ों को ढूंढते हैं, तो ढूंढने के दौरान सिर्फ वही नहीं बल्कि आपको और भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी जगहें हैं जो याद हो जाती हैं। तो शोध करने से, रिसर्च करने से आपके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। शोध की प्रक्रिया और इसके परिणाम, शोधकर्ता की स्वयं की उपस्थिति, शोधकर्ता की जो ये शोध की प्रक्रिया है और इसका जो परिणाम है, ये किस पे निर्भर करता है। तो ये शोधकर्ता की जो उपस्थिति है, यानी वो कितना समय दे रहा है अपनी शोध पे, उसकी नजरिया क्या है, यानी दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, और उसका व्यवहार क्या है, ये तीनों मिलकर के क्या करती हैं, शोध की प्रक्रिया और परिणाम को प्रभावित करती हैं, ठीक है। शोध की जो प्रक्रिया है और जो परिणाम होगा, यानी फाइनल जो शोध सबमिट करना होगा, उस पर अगर असर देखा जाए कि किसका असर पड़ा है, तो जो कैंडिडेट है, शोधकर्ता जो है या रिसर्चर है, उसका दृष्टिकोण, मतलब किसी विषय पे वो क्या थिंकिंग रखता है, उसका व्यवहार और उसकी उपस्थिति, ये तीनों प्रभाव डालती हैं कि उसका रिसर्च कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई शहरी छात्र है, ठीक है, जो रिसर्च कर रहा है, किस पे, शिक्षा पे रिसर्च कर रहा है, एजुकेशन पे शहर का कोई कैंडिडेट रिसर्च कर रहा है। उसने पहले से ही ये मान लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण लोग पढ़ना नहीं चाहते। पहले से उसने, भाई हो सकता है कि 10, 20, 50 गांव के लड़कों को देखा हो, मिला हो, फिर उसने ये देखा कि ये 10, 20, 50 जो भी मुझसे मिले हैं, ये सब के सब पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये अनुभव उसका हो सकता है हाई स्कूल का रहा हो, इंटर का रहा हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का रहा हो, लेकिन वो रिसर्च तो अब कर रहा है। तो उसने ये पहले से मान रखा था कि गांव के जो लोग हैं वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो फिर आप बताइए कि जो उसका रिसर्च पेपर होगा, उस पर कहीं ना कहीं उसके इस दृष्टिकोण का असर दिखाई देगा कि नहीं देगा। निश्चित रूप से रिसर्च में इसका दृष्टिकोण दिखाई देगा कि उसने कहीं ना कहीं ये महसूस किया है या उसके ये नज़रिया है कि ग्रामीण लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी रिसर्च में आपको देखने को मिलती हैं। ये उसकी विशेषता होती है कि शोधकर्ता में आमतौर पे इस तरह की जो मानसिकता है हो ही जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखने को पाएंगे। अगली बात है कि जो विशेषता है, शोध में विश्वसनीयता होनी चाहिए, शोध में स्थिरता होनी चाहिए। शोध में, भाई आप जो शोध कर रहे हैं वो भरोसेमंद है आपका रिसर्च पेपर कि नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। आप उनको तर्कों पे खूब अच्छे से तैयार करें, लॉजिकली प्रूव करें, साइंटिफिक तरीके से आप उनको परखें अच्छे से, उसके बाद में उनका प्रयोग आप खुद के लिए करें, ठीक है। शोध कार्य का जो रिसर्च जो पेपर होता है, जो शोध कार्य के लिए आलेख इसको इस्तेमाल किया गया, सब आलेख, आलेख का मतलब आप रिसर्च पेपर समझ लीजिए, उसको बहुत ही सावधानी से तैयार किया जाता है। ये शोध की विशेषता है कि जो रिसर्च आप तैयार कर रहे हैं उसे बहुत ही सावधानी के साथ, विश्वसनीय फैक्ट यानी जो भरोसेमंद डाटा है उसके साथ में तैयार करें, ठीक है। और प्रत्येक शोध कार्य की अपनी एक विधि होती है जो शोध के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है। यानी जो शोध आप कर रहे हैं रिसर्च, वो किसी मेथड से आप रिसर्च कर रहे होंगे, कोई विधि होगी उसकी, और वो विधि क्यों चुना आपने,
क्योंकि आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को वही विधि पूरा कर सकती है। ठीक है। अब अगर क्षेत्र भ्रमण, आप समाज शास्त्र में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आप क्षेत्र भ्रमण पे नहीं निकलेंगे तो फिर सही सही आपको रियल टाइम डाटा नहीं मिल पाएगा। या फिर आप विज्ञान के छात्र हैं, तो अगर आप प्रयोगशाला विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर एक सही रिजल्ट तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो आपका उद्देश्य है, अब आप कोई दवा बना रहे हैं, कोई किसी बीमारी पे आप रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी है उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर आप उस क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में जाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे आप उसकी जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी, तो ये इसके लिए अलग अलग विधियां हैं। उन सारी विधियों में से जो भी आपके उद्देश्यों को पूरा करे उस विधि का आप प्रयोग करेंगे रिसर्च के दौरान। ठीक है। रिसर्च में होता क्या है, लास्ट में आप जितना रिसर्च करते हैं उसके अनुभव, डाटा और आपके रिसर्च पेपर, इन सब को मिला करके एक निष्कर्ष पे आप पहुंचते हैं। किसी नियम या सिद्धांत, इनका प्रतिपादन आप करते हैं। यानी कोई नियम आप देते हैं, उसमें आप लास्ट में निष्कर्ष में लिखते हैं कि इस रिसर्च के दौरान हमने जो कुछ भी देखा, सुना और जो डाटा कलेक्ट किया, उससे मैंने अनुभव किया कि एक सामान्य नियम काम करता है इसके पीछे। वो नियम कौन सा है? जैसे किसी शोधार्थी ने टीचिंग पे रिसर्च किया और बहुत सारा रिसर्च पेपर इकट्ठा किया और फाइनल लास्ट में जाकर उसे पता चला, पूरा रिसर्च कंप्लीट होने के बाद उसने एक नियम दिया, क्या कि पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका वो होता है जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। क्यों? क्योंकि उसने सारी विधियों पे देखा भी होगा, बातचीत किया होगा और अनुभव किया होगा कि पढ़ने में सबसे ज़्यादा बच्चे कब सीख पाते हैं, जब उनके साथ 3 कार्य किया जाए। पहला कि वो सुने, दूसरा कि वो देखें भी, और तीसरा जो उन्होंने सुना और देखा उसे बोलें भी। इससे वो लगभग 70% चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ये एक नियम बन गया बाद में। रिसर्च का एक नियम या प्रतिपादन, इसका सिद्धांतों का भी प्रतिपादन होता है, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है। रही बात कि शोध के दौरान जो व्यक्तिगत पक्ष है या भावनाएं हैं आपकी या विचार हैं, उनको महत्व नहीं दिया जाता है। कैसे, क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं किसी सेपरेट टॉपिक पे, किसी प्रॉब्लम्स पे। वहाँ पे अगर आपकी व्यक्तिगत बातें या पर्सनल चीज़ें उसमें आ जाएं बीच में, तो फिर वो पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। यानी कह सकते हैं आपकी अगर कोई पहले से कोई मानसिकता बनी हुई है, और तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा, जो रिसर्च होगा, वो प्रभावित होगा। तो इसलिए, या फिर आप इमोशनल हो जाते हैं रिसर्च करने के दौरान, तो इमोशंस में आकर भी आप गलतियां कर देंगे। आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि शहर का कोई शिक्षार्थी रिसर्च कर रहा है, तो उसने पहले से मान रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इसका भी असर पड़ता है आपके रिसर्च पे। इन सब से आप तटस्थ रहें, एब्सोल्युटली आप रिसर्च करें। अगली बात है कि शोध कार्य में धैर्य रखना होता है। ये शोध रिसर्च की जो विशेषता है उसमें, कि जो रिसर्च है इस काम में आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आज उठाए और कल पूरा कर दिए। एक समय लगता है और उतने समय तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दबाजी में आप सबमिट ना करें। यही वजह है कि रिसर्च स्कॉलर को 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ठीक ठाक समय लगता है उनको PhD करने में। ठीक है। शीघ्रता नहीं की जा सकती है, इसीलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई गलत जानकारी अपने रिसर्च पेपर में डाल दें और जो कि आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर दें। ठीक है। कुछ हद तक जो रिसर्च होता है वो अनुभवात्मक होता है। अनुभवात्मक का मतलब कि आपके पास कुछ अनुभव भी हैं पूर्व के, या आप जिस विषय में रिसर्च कर रहे हैं उस विषय में आपके कुछ अनुभव हैं जो उसमें काम आएंगे। और यही है कि जिस विषय विशेष में आप पूर्व जानकारी रखते हैं, यानी पहले से आप कुछ जानते हैं, आपकी अच्छी पकड़ है, उसी विषय वस्तु में आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है। अगर आप भूगोल के छात्र हैं तो भूगोल के किसी एक सेक्शन पे आप रिसर्च करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने भूगोल के आप छात्र हैं और आप इतिहास के विषय में रिसर्च करना शुरू कर दिए। इससे आपका जो अनुभव है भूगोल को लेकर के, वो अनुभव वहाँ पे काम नहीं आएगा। तो इसलिए आप उस फील्ड को चुनें जिसमें आपका पहले से आपके पास कुछ अनुभव है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं किसमें, अपने रिसर्च में। शोध में कार्य कारण संबंध की महत्व होती है। कार्य कारण संबंध क्या होता है? कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध का मतलब हो गया कि जो कार्य है और जो कारण है इसके बीच में कोई रिलेशन हो, इसके बीच में जो संबंध होता है वही होता है कार्य कारण संबंध। ठीक है। जैसे विज्ञान मानकर चलता है कि आज जो हो रहा है, ठीक है, जो भी आज हम देख रहे हैं और हो रहा है,
और जो भविष्य में कार्य होगा उसका एक कारण है या कारण होगा। फिर से बता दे रहा हूं कि आज जो हो रहा है इसका पहले कोई कारण था जिसकी वजह से आज कुछ हो रहा है, ये विज्ञान कहता है। और भविष्य में जो कुछ भी होगा उसका भी कोई कारण आज होगा। ये बिना कारण के कोई घटना नहीं घटेगी, और अगर कोई घटना घटी है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर है। यही है कार्य कारण का संबंध। ठीक है, तो शोध में ये विशेषता होती है कि जो भी घटनाएं आप वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं उसका कोई कारण है, उन कारणों पे आप जाएं और ध्यान से उनको समझें क्या कारण होगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने तथ्यों को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो और इसकी एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है रिसर्च की, ये एक चक्रीय होता है। अनुसंधान कैसा होता है? अनुसंधान चक्रीय होता है। ठीक है, चक्रीय का मतलब ये होगा कि पहले आप कोई समस्या सॉल्व करने के लिए रिसर्च करना शुरू किए, अब आप रिसर्च कंप्लीट करने वाले हैं, इससे पहले उसी विषय वस्तु में आपको एक नई समस्या नजर आने लगी। अब कोई दूसरा शोधार्थी आके उसको सॉल्व करेगा नहीं। जब कोई भी समस्या जो है वो अंतिम रूप से समाप्त नहीं हो रही है भाई। जैसे देखिए, जनसंख्या में वृद्धि होना एक समस्या है। ठीक, अचानक से बहुत वृद्धि हो गई जनसंख्या में, तीव्र वृद्धि हो गई और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई। ये एक समस्या, इस पे कोई कैंडिडेट रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करते करते वो अंतिम परिणाम पे जब पहुंचा तो फिर वहां उसने क्या देखा कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई जनसंख्या आयोग की, और उस रिपोर्ट ने कहा कि सन 2100 तक भारत की जनसंख्या नकारात्मक हो जाएगी। उस कैंडिडेट ने तुरंत अनुमान लगाया कि अगर 2100 तक नकारात्मक हो जाएगी तो इसका मतलब सन 2150 तक भारत क्या होगा? दुनिया का सबसे बूढ़ा देश होगा, सबसे ज़्यादा वृद्ध देश होगा। तो अब हमारे पास एक समस्या उस समय आ जाएगी, आज के 1.5 साल 70-80 साल बाद, कि हमारे पास कार्य करने के लिए युवा ही नहीं बचेंगे, सिर्फ वृद्ध ही वृद्ध नजर आएंगे चारों तरफ, जो कि आज बहुत सारे देशों में है भी। तो ये भी एक समस्या है कि जनसंख्या में एक तो समस्या हो गई कि जनाधिक की, जनसंख्या अधिक की, और एक समस्या आने वाली है क्या कि जनसंख्या में कमी हो जाएगी। तो एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी समस्या फिर से आ गई उसी फील्ड में। इसी को बोलते हैं कि जो रिसर्च होता है ये चक्रीय होता है। आज आप जनसंख्या समस्या पे आप रिसर्च करोगे, कल आप जनसंख्या के कम होने पे रिसर्च करोगे, वहीं से आगे बढ़ेगा ये रिसर्च। तो रिसर्च जो होता है वो चक्रीय होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अनुसंधान तार्किक विचार के नियमों द्वारा निर्देशित होता है, एक विशेषता इसकी है। तार्किक विचार के नियमों द्वारा निर्देशित होने का अर्थ हुआ कि आप कोई फैक्ट या डाटा बिना तर्कों के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि सूर्योदय पूरब से होता है, तो क्या आप इसे एज इट एक्सेप्ट कर ले रहे हैं? नहीं। आपका सवाल होता है कि सर ऐसा क्यों, सूर्योदय पूरब से ही क्यों? फिर आपको लॉजिकली जवाब मिलता है कि पृथ्वी का घूर्णन जो है वो पश्चिम से पूर्व है, एक ग्लोब उठा के घुमा के दिखा दिया गया। अब ये लॉजिकली सही भी है और साइंटिफिक तरीके से भी सही है। अब आपका जो मन है, जो मस्तिष्क है, इसने आपके अंदर तर्क पैदा किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अध्यापक ने आपको जवाब दिया, और आपके तर्क जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं। तो कोई भी फैक्ट या डाटा जो कलेक्ट करते हैं आप, वो तर्कों द्वारा निश्चित होने चाहिए, या कोई नियम है, और तर्क के नियम भी कई सारे नियम होते हैं, उन नियमों के तहत वो सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये बातें थी रिसर्च की विशेषताएं, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बस बोला है मैंने। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एज इट लाइन को पूरा का पूरा ऐसे कॉपी कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, या फिर ध्यान से अगर आप सुनते हैं तो याद रहेंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत जटिल नहीं है। मैंने खुद इन विशेषताओं को सोच करके आपसे बोला है, तो आप भी इन विशेषताओं को और भी बढ़ा भी सकते हैं कि शोध से और क्या, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बहुत सारे फील्ड से आप विशेषताएं ला सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अनुसंधान का महत्व क्या है। तो इसका जो पहला महत्व है वो मानव समाज को नवीन ज्ञान और गति प्रदान करना, मानव समाज को नवीन ज्ञान और गति प्रदान करना। मानव समाज को नवीन ज्ञान और गति प्रदान करने का अर्थ ये हुआ कि जब आप रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप खोजते हैं, नई नई बातें आप खोजते हैं, फिर पब्लिश होती हैं पेपर में, टीवी में, न्यूज़ चैनल पे, फिर आप भी क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, सेमिनार में डिस्कस करते हैं। तो जो जानकारी आपने खोजा है इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए नया ही तो है, क्योंकि आपने सर्च किया, उसको खोजा है, अन्वेषण किया है, रिसर्च किया है, कई सालों की मेहनत आपकी लगी है। तो जिस चीज़ को आपने खोजा है वो समाज के लिए नया ही है, तो नया ज्ञान समाज में आप क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। ठीक है,
अगला महत्व इसका है कि ज्ञान के विकास में सहायक होता है। आपका जो रिसर्च है वो ज्ञान के विकास में सहायक होगा, ज्ञान के विकास में सहायक। भाई नई नई जानकारी आप लेकर आएंगे, नए नए नियम और सिद्धांत लेकर आएंगे, तो फिर लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगा कि नहीं होगा। सत्य ज्ञान की खोज करना, ये भी एक महत्व है। सत्य ज्ञान की खोज करना, ज्ञान की खोज करना। जैसे एक लंबे समय तक भूगोलवेत्ताओं को पता था कि सौरमंडल का जो सेंटर है वो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन रिसर्च के बाद में ही तो ये पता चला, आज के समय में क्या अवधारणा सही है कि सौरमंडल में पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी गतिशील है और सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यानी क्या हुआ, जो सत्य ज्ञान था वो पहले नहीं था हमारे पास, वो पूर्वानुमान था। लेकिन वो पूर्वानुमान बाद में रिसर्च के बाद क्या हुआ, सत्य हुआ। तो जो सही जानकारी थी वो हमको प्राप्त हुई। तो जो आप रिसर्च करते हैं उसके ये सारे महत्व हैं।